तो समझ आना चाहिए ना। अभी इस लेवल तक आज ये लिखा हुआ सोल्यूशन समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। सर हो गया सर, समझ गई सर। हो गया ना, अच्छा ठीक है। ओके तो आगे करते हैं, अगला डाउट क्या है। 42 से पहले क्या है, 10 हो गया, 42 57 42 क्या कह रहा है कि जॉइंट पीडीएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज, ठीक है। तो पहले तो लैम्डा निकालोगे आप, है ना। अच्छा लैम्डा नहीं निकालोगे तो कंडीशनल है ना। तो वैल्यू ऑफ e ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/6। तो e ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/6। तो इसमें डाउट क्यों आ रहा है, देखिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जॉइंट है, लैम्डा भी नहीं निकालता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ क्या आता है। तो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/6। तो बाद में y को 1/6 रखेंगे, पहले ये देख लो। तो इसका मतलब है कि x टाइम f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 1/6 x गिवन, है ना, dx। अब x का जो भी रेंज होगा, अब ये निकालने के लिए मुझे f ऑफ x गिवन y का फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को कि ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, है ना। तो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, और ज्वाइंट हमारे पास क्या है, लैम्बडा x। मार्जिनल क्या होगा, तो पहले मार्जिन निकाल लेते हैं। एफ वाई ऑफ वाई में लैम्डा x को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, और x की लिमिट क्या होगी, तो ग्राफ बना के देख सकते हो, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, if you make the graph, ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 मतलब x अपॉन 1/2 y अपॉन 1/3। तो x पे ये 1/2 है, y पे ये 1/3 है। तो ये हमारे पास है, और ये हमारा सपोर्ट है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो लिमिट क्या होगी, तो ये इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या और x की वैल्यू यहाँ पे क्या ये देखना है। तो x बराबर y एक्सिस पे x बराबर 0 है, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो लैम्बडा बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2। तो चलो ये 2 बाहर, x²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये मुझे लग रहा है मार्जिनल आ गया, चेक कर लीजिए बाकी लोग ऐसे। तो अब हमें इसमें बोला गया है कि y को 1/6 रख दो। अभी मैंने क्या निकाला, अभी ये तो मैंने मार्जिनल निकाले। अब कंडीशनल क्या आ जाएगा, लैम्डा x अपॉन λ/2 1 माइनस 3y अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, हमें जरूरत क्या है, y बराबर 1/6 रखने की। तो y को 1/6 रख दो। तो जब y को आप 1/6 रखोगे तो क्या बनेगी ये, तो जब हम y को 1/6 रख देंगे इसमें, तो लैम्डा लैम्डा तो कट गया, ठीक। तो x अपॉन, और y को 1/6 रखो, तो 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 अपॉन 2 1/4 1/4 का स्क्वायर 1/16, और बाहर 2 है तो 1/32 फाइनली आ गया। तो मेरे हिसाब से 32x हो गया। कैलकुलेशन देख लेना जी, है ना, मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है तो आप चेक करना एक बारी। सो 32x हो गया। सो ये आपके पास आ गया 32x। तो अब मुझे क्या करना है, x टाइम, तो मैंने f ऑफ x गिवन y निकाला, ये 1/6 पे रख दिया, तो 32x। तो ये हो गया 32x² dx। अब आपको देखना है कि अच्छा इसमें x की लिमिट क्या है, ये जो ध्यान दो यहाँ पे क्या है आपके पास। तो जब आप यहाँ पे अगर पुट कर दोगे y को 1/6, देखो इसमें लिमिट क्या थी, 2x प्लस 3y लेस देन 1 था ना। तो ऐसा भी तो था, मतलब ये था कि लाइक 1/4 आएगा, है ना, 2x प्लस 3, इसको 1/6 रख दोगे तो मतलब यहाँ पर ये देखना है कि हमारा
उस पे क्या हो रहा है, जब y को मैं 1/6 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है ना। तो y को 1/6 रखते हैं आप, तो 1/2 1/2 4 मतलब 4 ना। तो y बराबर जब 1/6 होगा तो x बराबर यहाँ 1/4 आ जाएगा, है ना। समझिए इसमें क्या हो रहा है कि y बराबर 1/6 की लाइन है तो यहाँ x बराबर 1/4 होगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो ये वाला रीजन होगा ना, क्या होगा यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 2x लेस देन 1 माइनस 3y, 1/6 रख दिया तो 2x लेस देन 1/4 लेस देन 1/4 आएगा, तो ये वाला रीजन आया ना। तो यहाँ मुझे x पे देखना है, तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू 0 से 1/4, तो 32x स्क्वायर, x 0 से 1/4, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो है ना। तो यहाँ पे जो लिमिट x की आई है 0 से 1/4 इस कंडीशनल में, ठीक है ना। तो ये यहाँ मार्जिनल था किसका, y का, ये जो है कंडीशनल था किसका, x गिवन y, ये है। और अभी जो निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन, तो इक्वल टू आ जाएगी x स्क्वायर का x³ 3, सो 32/3 और x³ इधर है कितना 0 से 1/2, तो 1/2 1/8, तो 1/8 4/3 कुछ आ रहा है, ये डेसिमल में कितना आएगा 4 है सर, वो है 1/4 है सर। कौन सा, ओ अच्छा सॉरी ये 1/2 कर दिया मैंने, 1/4 है, ये 0 से 1/4 था तो x स्क्वायर का 32 बाहर, ठीक है ना, ये 32 है तो 32 बाहर, x³/3 3 बाहर और x³ 0 से दिस, तो ये क्या आ जाएगा 4 का क्यूब ना, 32/3 इंटू 4 का क्यूब 64, तो ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 1/6 आ गया, फिर 1/6 अप्रॉक्स कितना होगा 0.33 का 16 अप्रॉक्स, है ना, ठीक है, इस बीच में आ रहा है। लेकिन अब ये रेंज दिखा रहा है, अच्छा ये ब्रैकेट में इन्होंने लिखा था रेंज दिखा रहा है 0.this to 0.this, लेकिन ये ब्रैकेट की वजह से आप लोगों का आंसर गलत हुआ होगा, है ना, क्योंकि इन्होंने ब्रैकेट लगा रखा है, सब पे ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। चलिए तो हो गया भाई, किसका डाउट था ये, हाँ जी जूही का। अगला क्या है 57, उससे पहले चलो जो जैसे चैट में वैसे कर देता हूँ। तो 57 के लिए 57 देखिए कह रहा है कि A1 A2 A3 A9 भी 9 इंडिपेंडेंट इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ बराबर, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ दिस इज 1/1 प्लस J, जहां J की वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकती है, ठीक। प्रोबेबिलिटी दैट नॉट वन ऑफ दिस इक्वल्स है, the probability that not one of this equals, इसका मतलब क्या होगा कि none of this occurs equals, है ना। सो प्रोबेबिलिटी जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इसमें लैंग्वेज का थोड़ा इशू है ना, आते तो है आप लोगों को कि 9 सर अगर उसे नन ले लें हाँ तो नन से शायद हो जाएगा, है ना, वही कि प्रोबेबिलिटी दैट नॉट वन ऑफ दिस, मतलब नन ऑफ देम अकर्स, इसका ये मतलब मुझे लग रहा है नॉट वन ऑफ, तो नन ऑफ देम अकर्स NONE यही होगा, वो बीच में नॉट लगा दिया, नन ऑफ देम अकर्स, तो इनमें से कोई भी एक ऑकर नहीं हो रहा, नन ऑफ देम अकर्स, तो मतलब A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन इंटरसेक्शन A9 कॉम्प्लीमेंट, नन ऑफ देम अकर्स, और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट एंड ऐसे ही A9 कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ या पता नहीं, नन ऑफ देम एटलीस्ट वन ऑफ दिस अकर्स, तो ये लैंग्वेज में इशू है थोड़ा इसमें।
तो यहां से जो आएगा आपके पास a1 कॉम्प्लीमेंट, a2 कॉम्प्लीमेंट, a9 कॉम्प्लीमेंट। तो a1 कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस दिस, तो हो जाएगा ना, ये क्या करना है इसको, प्रोडक्ट तो इसका a1 कॉम्प्लीमेंट तो 1 माइनस ये हो जाएगा, 1 माइनस दिस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ aj कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जे, 1 प्लस जे माइनस 1, जे अपॉन 1 प्लस जे, ठीक, जे अपॉन 1 प्लस जे हो गया, सर निकल गया ठीक है। आ गया, ओके। तो मतलब ये जैसे हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 अपॉन 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, 9 अपॉन 1 प्लस 9, यही तो हो गया, क्योंकि ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1, अगला वाला होगा 1 2 अपॉन 1 प्लस 2 एंड सो ऑन। तो इससे फायदा ये हो रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4 एंड 9/10 तक जा रहा है, अगला 8/9 रहा होगा एंड सो ऑन। तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 9 से 9 खत्म, इधर 8 से 8 खत्म हुआ होगा, तो बचा 1/10 मतलब 0.1। तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने लिखने में थोड़ा नॉन ऑफ देम अकर्स, इसका ये मतलब है, तो नॉट 1 कर दिया वो टाइपिस्ट ना, तो इस तरह से और फिर चेक करने उसके बाद प्रूफ रीडिंग भी होती है, तो नहीं 2 बार प्रूफ रीडिंग होती है, फिर भी लोग पकड़ नहीं पा रहे गलती। ऑनलाइन काम ऐसे ही होता है ना यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी दैट नॉट वन ऑफ देम दिस इक्वल्स, ओके, तो नन ऑफ देम है ना अकर्स, इसका मतलब इनमें से कोई भी एक अकर नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब है। चलिए 57 के बाद जिनका है 21, तो 21 जो है 21 ये कह रहा है कि आपके पास सैंपल है पॉपुलेशन का विथ पीडीएफ, ओके। तो एक तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है पीडीएफ में, e की पावर माइनस x माइनस थीटा की पावर 5, इस तरीके से कुछ है। तो ओके 5 क्यों लिखा है, e की पावर x माइनस थीटा, ठीक है मान लो सही है, तो क्या आएगा, तो यहां से म्यू जो है लेस देन इक्वल टू 5 है या म्यू मोर देन इक्वल टू 5 है, ये टेस्ट कर रहा है नहीं, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लाइक्लीहुड टेस्ट, अच्छा, ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा इक्वल्स, तो क्या आएगा जी इसमें, मतलब क्रिटिकल रीजन मेनली देखना है हमें, और फिर देखो, तो हर ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है, तो मतलब समहाउ मुझे पता है क्या कोशिश करना है इसमें, हर ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको ये कोशिश करना है, जैसे पहले ऑप्शन की बात करें हम, तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रिजेक्शन रीजन दे रखा है हमें, ठीक है ना, तो बोल रहा है किसका साइज 1 माइनस अल्फा होगा, तो बस हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है और देखना है किस किस, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, probability of rejecting H0 when H0 is true, तो mu less than equal to 5 है, तो इक्वलिटी दोनों में से हटाना, किसी एक में से हटानी पड़ेगी, कॉमन नहीं हो सकता है ना, और फिर हमें इस पीडीएफ में when mu less than equal to 5 है, तो mu is equal to 5, यहाँ पे equal to 5 एक्चुअली होगा, है ना, H0 यहाँ mu equal to 5 होगा, H1 mu more than 5 होगा, इस केस में काम कर रहा है, और mu की जगह भी थीटा लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ थीटा है। तो मेनली क्या काम हमारे यहाँ पे है, सो हमें मेनली क्या करना है यहाँ पे कि x इज मतलब थीटा इज इक्वल टू 5, इसके लिए सॉल्व कर लो। अब ये देखना है किस किस ऑप्शन के हिसाब से आंसर मेरा 1 माइनस अल्फा आएगा, तो मैं लिख कर दिखाता हूँ, देखो, तो जैसे यहाँ पे xi जो है आपके पास दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है x माइनस थीटा की पावर 5 क्यों, ये 5 बाई मिस्टेक आया, किसी ने सॉल्व किया है ये 5 या तो पावर है या बाई मिस्टेक है ना, 0 से इंफिनिटी और इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। हाँ सही कह रहे हैं आप, एक तो पीडीएफ सर म्यू लेस देन ग्रेटर देन कैसे एक साथ हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे एक साथ हो सकता है, जी तो इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ इसमें दोनों में इक्वलिटी नहीं होगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा
कि म्यू इज इक्वल टू 5 अगेंस्ट म्यू मोर देन 5, इस तरह से होगा। और इसमें से सॉल्व नहीं है मतलब। हाँ, और यहाँ भी मुझे लग रहा है ये पता नहीं, ये पावर 5 लिख के गलती किया, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 ठीक है, पर 1 और 5 लेंगे ना तो वो आंसर आ जाता है 5 into e raised to -x minus 2 times 5। अच्छा ओके ओके, मतलब ये है कि पीडीएफ ऐसा कंसीडर करें, ठीक है। मतलब अप्रोच समझ आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, लेकिन जिनको समझ आ रहा है 5e की पावर है ना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस सब टेस्ट उसमें, तो अभी अगले साल क्या है कि हमें कराना भी नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन, मतलब डाउट, क्योंकि अगले साल विद सॉल्यूशन रहेगा, तो एक बार ये सारी गलतियां ठीक करके, जैसे 3-4 टेस्ट है ना, सॉल्यूशन 3 टेस्ट थे, तो सब में सॉल्यूशन इनबिल्ट रहेगा, तो कुछ करना ही नहीं, वही सॉल्यूशन देख लेंगे। फिर जो डाउट रह जाएगा, जो समझ नहीं आएगा, उसका कराना है। तो इस बार चलो गलतियां दिख रही है, इसको ठीक करेंगे अभी एग्जाम के बाद। तो रिजेक्ट H0 व्हेन थीटा इज 5, तो यहाँ ये वाला पीडीएफ ले लीजिए, हो जाएगा x मोर देन इक्वल टू थीटा। अब आप सॉल्व कीजिए। और सर H0 में क्या लूंगी और H1 में क्या लूंगी? हाँ, H0 आप लिखिए थीटा इज इक्वल टू 5 और H1 है थीटा मोर देन 5, ये होगा। तो बस आपको, हाँ, ये रिजेक्टिंग H0 के 4 ऑप्शंस हैं, तो जिसको रखने पे आंसर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है, ये है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 21 के बाद 43, 44, ओके, तो 43 कह रहा है कि x1 x2 डॉट 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 बी द सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 1, अच्छा, n ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विथ PMF दे रखा है, ओके। तो ये हमने पहले भी किए हैं, तो यहाँ n लिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल N होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 से लेके xn तक, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा e ऑफ x1 इंटू e ऑफ n, ठीक है ना, तो ये वाला पूछ रहा है आपसे। और e ऑफ x1 क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो इसका मीन 1 हो गया। e ऑफ n क्या है, पॉइसन, नहीं सॉरी, n इज द ज्योमेट्रिक क्या है यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्रिक है p इंटू क्यू की पावर k, और k स्टार्ट विथ 1, तो k स्टार्ट विथ 1 का मतलब हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 हो गया। लेकिन उसको हम मतलब अगर k वैसा लिख रहा था, यहाँ k 0 से स्टार्ट होना चाहिए इस पीडीएफ में, q इंटू यही था, p इंटू क्यू की पावर x है, तो उस केस में x कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और अगर q इंटू पी की पावर x माइनस 1 है, तो x वहां 1 से स्टार्ट होगा। ये तो अभी पीडीएफ ही नहीं है, पीडीएफ पीएमएफ है ये, हाफ इंटू 2/3 की पावर k अगर आप सॉल्व करेंगे 1 से इंफिनिटी, तो आएगा आंसर इसका, 1/3 होगा सर 1/2 की जगह। मतलब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, k माइनस 1 होना पड़ेगा ना उसको पावर में, और या फिर सपोर्ट को 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे पावर k माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा, वहां भी गलती है, ये 1/2 और 2/3 कैसे होगा, 1/3 और 2/3 हो सकता है ना, कुछ ध्यान भी जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/3 और 2/3 लिखो समझ आता है, पावर में k माइनस 1 समझ आता है ना, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा तो, बट अप्रोच इसका ये है, ठीक है। तो यहाँ से ex1 आपका 1 है, और en जो है हमारे पास, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ n होगा, सो दैट विल बी, जो भी ज्योमेट्रिक है, अगर मान लो जैसा भी ज्योमेट्रिक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/3 इंटू 2/3 की पावर k माइनस 1, इस तरीके से, तो इसका मीन जो आएगा 1/p होता है, तो p यहाँ 1/3 होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1/3 इंटू 2/3 है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी n इज इक्वल टू k लिखा है, इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारी साइड से गलती है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 2/3 की पावर k माइनस 1, अगर k रख रहा है, k फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मीन आ जाएगा,
तो ये p यहाँ 1/3 है, तो इसका मीन जो होता है ना 1/p होता है ना इस केस में, नंबर ऑफ ट्रायल वाले में। तो ये 3 आ जाएगा, तो आंसर 3 है इसीलिए। ठीक है। 43 के बाद सर एक और एक्सपेक्टेशन x1 इनटू एक्सपेक्टेशन n कैसे लिख दिया? जी जी जी, इसका प्रूफ आप देखेंगे ना, हमने क्लास में भी किया हुआ है। जैसे n रैंडम वेरिएबल, चलिए इसका प्रूफ आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अप टू xn, है ना। तो यहाँ n भी आप अगर गूगल करेंगे वॉल्ट्स थ्योरम तो आपको वहां मिल जाएगा, गूगल पे आपको इसका नाम है, इस थ्योरम का नाम है वॉल्ट्स थ्योरम या वॉल्ट्स फॉर्मूला आप बोलते हैं। तो ये है, तो आप गूगल सर्च करेंगे तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा, प्रूफ भी मिल जाएगा बहुत सारी जगह आपको, मैं कर देता हूँ फिर भी। तो इसका कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से आ जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn, ठीक, गिवन n, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। क्या करते हैं, e ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं, ये जानते हैं आप, e ऑफ x कैन बी रिटन e ऑफ x गिवन y। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे अब n आपको गिवन है, मतलब अब क्या है, n को हमने फिक्स कर दिया कि n कुछ गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर n को मैं स्मॉल n रख दूं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn हो जाएगा। तो उस केस में आप जब ऐड करेंगे तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, n टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास x1 आ जाएगा। देखिए मैंने कैपिटल N को स्मॉल n रख दिया, तो कैपिटल N को स्मॉल है, तो यहाँ कैपिटल N को मैंने स्मॉल n रख दिया, और xi और ये इंडिपेंडेंट है तो हटा भी सकते हैं इसको। अब अगर आपने कैपिटल N को स्मॉल n यहाँ पुट कर दिया, xi और n इंडिपेंडेंट है, यहाँ लिखा है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ xi, जो n है वो इंडिपेंडेंट है xi से, तो ये चीज है। और वहाँ n मैंने पुट किया था, लेकिन n तो मेरा रैंडम वेरिएबल था, n मैंने अपनी मर्जी से लिया, यहाँ कैपिटल N रहेगा, तो ये कैपिटल N है, तो यहाँ कैपिटल N टाइम ये आएगा। और दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो इसको सिंपली, ये तो नंबर है, बाहर निकाल दीजिए। तो ex1 इज अ नंबर, तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो e ऑफ x1 इंटू e ऑफ n आ जाएगा इस तरीके से। तो यहां से ठीक है ना, जस्ट एंड, ये एक्सपेक्टेशन इस पे लगा, और दे आर आईआईटी, सबका मीन सेम है, तो n टाइम आप ये भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो गिवन n, यहाँ ये ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको लगे कंफर्टेबल कैसे लिख रहे हैं, तो हम ये सब ऐसा लिख सकते हैं कि x1 गिवन n, x2 गिवन n, x3 गिवन n सबका सम है, और चूंकि xi आईआईडी है तो n टाइम हो जाएगा, और उससे फिर आपका, और ये x1 और n इंडिपेंडेंट है, तो x1 n इंडिपेंडेंट है, उसको जस्ट हमने बाहर कर दिया, x1 लिख दिया, और en हो गया ये। सो मतलब इसको थोड़ा और एलिबरेट करें तो ऐसा है कि e ऑफ, ये बाहर आ जाएगा नंबर x1 गिवन n, और बचा e ऑफ n, ये तो नंबर है ना, एक्सपेक्टेशन इज अ नंबर, सो यू कैन टेक आउट। अब ये x1 और n इंडिपेंडेंट है, तो e ऑफ x1 इंटू e ऑफ n, ये आ गया है ना। तो इसका वो कुछ बुक्स में इसको वर्ड्स थ्योरम या वर्ड्स फॉर्मूला बोलते हैं, तो उससे आ जाएगा। ओके, तो ये 43 के बाद है, 43 के बाद 44 क्या कह रहा है कि हमें पीएमएफ दे रखा है x1 x2 का, मतलब सॉरी h0 h1 में 2 पीएमएफ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, द क्रिटिकल रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। पहले तो 10 गुने 11/2, 10 गुने 11/2 कितना होता है, 110 है ना, 55, तो ये 76 क्यों लिखा है, कि पीएमएफ बनाएगा सेकेंड वाला, पहला तो पीएमएफ बनाएगा, दूसरा वाला x/76 तो नहीं होगा, क्या होगा, ताकि सम भी तो 1 होने चाहिए, तो 1 से 10 तक का सम करेंगे तो तो क्रिटिकल रीजन फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2,
ठीक है, द क्रिटिकल रीजन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.2, वो तो क्रिटिकल रीजन हम निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है पावर क्या होगा। जस्ट क्या करना है आपको, यू हैव टू जस्ट सी कि लाइक्लीहुड जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उससे आ जाएगा। देखो तो यहाँ थोड़ा सा हालांकि करेक्शन होगा इसमें। तो अगर आप LH0 अपॉन LH1, अगर इसका आप देखें क्या आएगा, तो यहाँ वैल्यू बढ़ती जा रही है 1/76 2 मतलब अभी करेक्ट, हालांकि यहाँ पे नंबर अलग आएगा, यहाँ पे 55 आएगा ना 76 की जगह, तभी तो सम 1 होगा। हाँ तभी तो सम 1 होगा। तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे होना क्या है, रेशियो क्या आएगा, जैसे 1/10 अपॉन 1 बाई, अभी लिख दो या 55 करके लिख लो, 1/55 फिर 1/10 2/55 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब x1 ये है x2 एंड सो ऑन, तो वैल्यू क्या हो रही है इसकी, अगर आप रेशियो लोगे तो रेशियो विल बी व्हाट, तो रेशियो जो आएगा डिक्रीजिंग है ना, तो जैसे एक आएगा 1 बाई डिक्रीजिंग रहेगा है ना, जो भी आएगा ना, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी, ये है डिक्रीज करेगी। सो दिस इज डिक्रीजिंग, एक्स के रेस्पेक्ट में ये डिक्रीजिंग है, तो जो लाइक्लीहुड रेशियो है इज डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये थ्योरम होता है कि दिस इंप्लाइज जो क्रिटिकल रीजन होगा दैट विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू के, ये थ्योरम है ना। सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन। अब इन्होंने कहा है कि द क्वेश्चन इज कि इसका साइज 0.2 है, तो साइज 0.2 है मींस प्रोबेबिलिटी x more than equal to k given h0 is true under h0 this is 0.2। तो अब सोचो x को क्या रखोगे ताकि 0.2 हो जाए, तो हर पॉइंट पे 0.1 प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब है x को रखना पड़ेगा 10 तक जा रहा है ना, तो x को मुझे 9 रखना पड़ेगा, k को 9 रखना पड़ेगा, isn't it? चेक करो, प्रोबेबिलिटी x more than equal to 9 अंडर h0 ये 0.2 आएगा। अगर 9 के अलावा आप कुछ भी लोगे तो 0.2 नहीं आएगा, यू चेक, k को 9 ही रखना पड़ेगा, तो 9 और 10 इंक्लूड हो जाएगा। तो क्रिटिकल रीजन आ गया x मोर देन इक्वल टू 9। अब आपसे पूछ रहा है कि पावर क्या है, तो अभी जो उन्होंने लिख रखा है पावर उसके हिसाब से देखे, सो पावर रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो इसके हिसाब से अगर देखें हम तो 9 पे होगा 9/76 और 10 पे होगा 10/76, तो 19/76 कितना आ जाएगा, तो 0.25 आ रहा है, इसलिए मैच नहीं कर रहा। हाँ क्योंकि यहाँ है इसने ये नंबर गड़बड़ किया, क्योंकि ये पीएमएफ ही नहीं है ना, जो H1 में लिखा हो पीएमएफ ही नहीं है, पीएमएफ होने के लिए सम 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 55 कर देंगे तब देखो क्या आता है। तो आप इसको करेक्ट करना, 55 कर दो 76 को, तो बनेगा 9/55 प्लस 10/55, तो 19/55 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा देख लो, तो ये एक्चुअल होगा, हाँ 0.345 हाँ, तो उस तरह से इसको करना पड़ेगा करेक्ट 0.345, क्योंकि ये 76 की जगह इसको 55 लिखना पड़ेगा सो दैट ये पीएमएफ हो जाए। तो अप्रॉक्स ये आएगा। तो यहाँ इन्होंने गलती किया है जिसने भी आंसर बनाया है, क्वेश्चन बनाया है ना, इसमें कई सारे लोगों का रोल है, एक तो पहले क्वेश्चन बनाता है वो, फिर दूसरा टाइपिंग करता है, तीसरा बंदा प्रूफ रीडिंग करता है, चौथा अपलोड करता है ना, तो 4-5 लोग इन्वॉल्व है, उसके बावजूद गलती होती है। ओके 44 हो गया ना, 44 के बाद 38 जो है कि ये हमारा 2x2 की मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना, उसने कहा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर ट्रेस -1 होगा और डिटरमिनेंट 1 होगा तो AQ को 1 होना पड़ेगा, AQ को I होना पड़ेगा। अच्छा तो जैसे A कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है ABCD, ठीक, और ये क्या है कि डायगोनल नहीं है, तो डायगोनल नहीं मतलब ठीक है B और C में से कोई एक नॉन जीरो होगा है ना, B इज नॉन जीरो और C इज नॉन जीरो, कोई एक तो नॉन जीरो है, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएगा तो डायगोनल हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ट्रेस -1 है तो मतलब a प्लस डी -1 है और डिटर्मिनेंट a 1 है, डिटर्मिनेंट मतलब ए डी माइनस बी सी 1 है। ओके, तो क्या a क्यूब आई ही होगा? तो a क्यूब आई का मतलब इसका आ जाएगा, इसका मतलब है कि लैम्डा क्यूब बराबर 1, तो आइगन वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन नहीं, जैसे क्योंकि ये तो a क्यूब है ना, 2 क्रॉस 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मैक्सिमम 2 ही हो सकती है, तो a बराबर आई हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो आई हो जाएगा, तो आई होगा या a स्क्वायर आई होगा? तो ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है ये? हाँ देखो, तो 2 क्रॉस 2 की जब मैट्रिक्स है तो इससे कैसे गारंटी दे रहा है ये? सर इसको एग्जांपल से कर सकते हैं? हाँ एग्जाम्पल से ट्राई कर सकते, ये इसमें क्या मिस्टेक सा लग रहा है कुछ। अगर ट्रेस -1 है, डिटर्मिनेंट 1 है, हाँ मतलब कोई एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे गलत दिखाने के लिए, तो गलत दिखाने के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जहाँ ट्रेस -1 हो जाए, डिटर्मिनेंट 1 हो जाए। तो जैसे मान लो 2, -3 है, या एक काम करते हैं आसान बनाने के लिए 1 और यहाँ 0 ले लेते हैं, -1 0 ले लो चलो। तो ट्रेस, अब मुझे ऐसा करना है कि डिटर्मिनेंट 1 हो जाए, तो चलो 1 ले लो यहाँ पे, तो अभी -1 ले लो चलो। तो अभी क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट आपका +1 आया है, और है ना डिटर्मिनेंट अभी जो मैट्रिक्स बनाया हमने ये सेटिस्फाई कर रहा ना। ट्रेस a इसका -1 है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डिटर्मिनेंट 1 है, तो क्या इसका a क्यूब आई होगा? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो -1 1 -1 0, और यहाँ से -1 1 -1 0, तो कितना आ जाएगा? सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 -1 यहाँ तो 0 आ जाएगा, और -1 यहाँ से 1, और यहाँ से -1, ये a स्क्वायर है। चेक करना भाई आप लोग, a क्यूब निकालो, क्या a क्यूब आई आएगा? सो a क्यूब फाइंड करें, a स्क्वायर इंटू a, तो 0 ये 1 हो गया, यहाँ से हाँ सर आ रहा है। 0, ओके, यहाँ से कोई रिजल्ट होगा फिर इसका मतलब है, तो -0 और ये 1, इसका मतलब ये ओके है। तो मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स बनाया ऐसे ही, और इससे ये पता चला कि ए क्यू क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो इन जनरल अगर हम काम करें, देखिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये मेरे पास है, तो यहाँ से अगर आप a स्क्वायर निकालो तो इसका प्रूफ कैसे करना पड़ेगा कि a स्क्वायर निकालोगे तो फिर इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ABCD ABCD, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर है ना प्लस BC, ऐसे करके, एंड देन इसको सिंप्लीफाई। तो ऐसे ही जब a क्यूब निकालेंगे तो क्या यहाँ ऐसा होगा? तो अगर जनरल प्रूफ करना हो इसको तो a स्क्वायर निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस BC AB प्लस BD, एंड यहाँ से AC प्लस CD, और यहाँ से आ जाएगा BC प्लस D स्क्वायर। फिर ये a स्क्वायर आया, अब a क्यूब लगाओ, a क्यूब बना के देखो क्या आएगा। तो अगर मैं a क्यूब निकालूं तो क्या ये एट द एंड आइडेंटिटी बन जाएगी? चेक करते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि आइडेंटिटी बन जाएगी? तो मैं ये प्रॉपर एक प्रूफ लिख रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स ले लिया, उससे करके देखते हैं। तो a इसमें क्या होगा, a क्यूब जब लिखना है, ये तो a स्क्वायर आ गया, तो a क्यूब बनाऊंगा तो इसमें बस a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ABCD। तो क्या चेंज आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस ना, तो यहाँ पहला एलिमेंट आएगा a क्यूब प्लस
ए बी, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट को फर्स्ट से करते हैं, ए क्यू प्लस ए बी सी, है ना, और इसी में ऐड होगा सेकेंड टू थर्ड, यहाँ आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी डी, यहाँ पे कैसे ये 1 बनेगा, तो ये ए क्यू प्लस 2abc प्लस बी सी डी है, और मेरे पास था a प्लस डी हमारा -1 है, ओके। ये फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस 2abc प्लस बी सी डी, है ना। अब इसको अगर मुझे दिखाना है कि ये वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 से और भी आएगी, अच्छा चलो यहाँ बी सी अगर मैं कॉमन लेता तो क्या बनता, ए प्लस डी -1 है, तो ये माइनस बी सी हो जाता, है ना। मैं जस्ट पहला एलिमेंट कैलकुलेट किया, बस ये देख रहा हूँ कि आइडेंटिटी बनेगी इन जनरल, तो यहाँ से अगर मैं बी सी कॉमन लूँ तो बचेगा ए प्लस डी मुझे दे रखा है -1 है, ट्रेस जो है, तो यहाँ से फिर आ जाएगा ए क्यू प्लस ए बी सी, और हमने यहाँ से कॉमन लिया था बी सी, तो ए प्लस डी -1 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ए क्यूब, अब यहाँ पे तुम अगर बी सी कॉमन लो तो ए -1 हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, a -1 ए डी प्लस बी सी है ना हमारे पास, वो है ए डी माइनस बी सी 1 है, या यहाँ से तुम अगर कॉमन लेते हो बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब क्या इन जनरल ट्रू होगा, हमने एग्जांपल तो लिया, एग्जांपल से आ गया, बट क्या इन जनरल ट्रू होगा ये, और अगर ए क्यूब आई है तो ये भी हो रहा है, दोनों तरफ से ट्रू है ये। इसको जनरल कैसे प्रूव करेंगे, कोई अलग सा प्रूफ होगा इसका, हाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो मे भी ये थ्योरम होगा, क्योंकि ऐसे थ्योरम सारे याद तो नहीं रहते, बट हो सकता है कोई रिजल्ट हो ये। डायग्राम मैट्रिक्स दिया है ना, वो तो उससे कुछ आएगा, डायगोनल नहीं है, मतलब नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, 2x2 की है लेकिन डायगोनल नहीं है। पता नहीं, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा ना, मतलब ऐसे में ट्राई किया, बट ये डायरेक्टली प्रूफ करना, इसको 1 जैसे 1001 हो जाएगा वैसे दिखाना है, तो ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एग्जांपल से तो एक एग्जांपल लिया आ गया, दूसरा एग्जांपल बनाने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे ही, बट ये क्या सारे एग्जांपल के लिए होगा, हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो, तो कोई एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जिसके लिए फॉल्स हो जाता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बट क्योंकि इसने ट्रू लगा रखे हैं तो मे भी ट्रू होगा, ये हो सकता है, बट प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। तो अच्छा दूसरा तरीका से देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे जो है इसे बोला ट्रेस -1 है, तो λ1 प्लस λ2 -1 है, λ1 इंटू λ2 आपका 1 है, तो ऐसे दो नंबर जिसका ऐसे 2 नंबर जिसका सम -1 है, प्रोडक्ट 1 है,
क्या है ऐसा नंबर? तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा 1 ऐसे रखूँ, लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी -1 माइनस लैम्डा 1 बराबर 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर इज 1, ठीक। तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका रूट क्या आएगा? तो इसका रूट आएगा क्या आएगा याद है? -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 आयोटा बाई 2। ये वही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? ओमेगा है, ओमेगा होता है ना ए क्यू बराबर आई। तो मतलब ये जो रिजल्ट है ये ट्रू इसलिए है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है लैम्डा 1 जो आया मेरा, ये आया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये यही वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो आपको याद होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट आते हैं तो 1 तो है ही, तीसरा रूट ये, बाकी 2 रूट हैं। और वहां से अगर आप पुट करेंगे तो 1 बाई लैम्डा 2 निकालना चाहोगे तो 1 बाई लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 को 1 बाई ओमेगा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 2 जब लैम्डा 1 ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जब लैम्डा ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका प्रूफ यहाँ से आ जाएगा, वो प्रूफ तो लेंथी था होता है, इसका यहाँ से प्रूफ आ जाएगा। देखो तो अब क्या होगा, एक्चुअली ये जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं मतलब ये सब प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो आइगन वैल्यूज चाहे लैम्डा 1 हो चाहे लैम्डा 2 हो, दिस विल श्योरली सेटिस्फाई। इसका क्यूब करके देखो, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे तब भी 1, तो लैम्डा क्यूब 1 हो रहा है। और एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब इनफैक्ट इसका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब अगर मैं ऐसे करूं कि x माइनस लैम्डा 1 इंटू एक्स माइनस लैम्डा 2, तो जो आइगन वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई कर रही है तो मैट्रिक्स भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसीलिए ये ट्रू है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रही है, सो ऑब्वियसली दिस विल सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। सिमिलरली इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं, ए क्यू आई है तो यहां से ये आ जाएगा। तो 1 मतलब डायगोनल मैट्रिक्स पता है क्यों नहीं दिया है? देखो सोचो कि डायगोनल क्यों नहीं दिया है। अगर ये डायगोनल इंक्लूड कर देता ना तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाती, ए हो सकता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि देखो यहां से इधर आना ठीक है, जब आप हमें पता है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब इसको मैं सॉल्व करूंगा लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1 को, तो यहाँ पे 3 आंसर आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर एक आइगन वैल्यू 1 आ गई तो प्रोडक्ट 1 आने के लिए मतलब दूसरी वाली क्या होगी? 1 ही होगी, या -1 हो सकता है उस तरह से। तो मतलब ये आइडेंटिटी का ऑप्शन खत्म कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो यहाँ पे यही दोनों आइगन वैल्यू होगा ड्यू टू द कंडीशंस। तो इफ एंड ओनली इफ ट्रू हो जाएगा, इसीलिए ये एक्चुअली ओके है। तो ये दोनों मतलब एक स्टेटमेंट है, मतलब थ्योरम ही है, समझो रिजल्ट है। तो इसको यहाँ पे तो ये प्रूफ ओके है, दिस इज तो ये प्रूफ चलेगा क्योंकि यहाँ से टाइम बहुत लगा था। दिस इज फाइन। सो इसे सॉल्व करके आ गया, आइगन वैल्यू सेटिस्फाई दिस, सो मैट्रिक्स विल आल्सो सेटिस्फाई दिस। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या वो एनिलिटिक पॉलिनोमियल टाइप का बोल दो, एनिलिटिक इक्वेशन है तो उसे आ जाएगा। सो दिस इज फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या है? 44 के बाद कौन सा था? 38 है, 38 कर दिया हमने। किसी का रह गया? 38 के बाद है 36, 34, 35, ओके। तो चलो 34, 35, 36। 34 ये कह रहा है कि x1, x2, x3 इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो 34 में ये है कि हमारे पास EXI is I, variance of XI is 2I, तो E of XI is I and variance of XI is 2I, ओके। और Z हमारे पास है x1 plus x2 plus x3। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ओके। तो यहां से अगर आप Z का मीन निकालो तो क्या आएगा? 1 plus 2 plus 3, यही होना चाहिए। वहां I लिखा है, 2I लिखा है, तो इसके हिसाब से
6 हो जाएगी ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1, पता नहीं 1 होना चाहिए, आई लिख दिया है, पता नहीं 1 होगा तो ओके हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ ईच एक्स आई ये है 12। इसका वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ जेड, सो वेरिएंस ऑफ जेड निकालोगे मिले सर 12। तो 2 + 4 + 6 12। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना 1 होगा, EXI is 1, तब जाके ये पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा। अभी चलो चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन सही मान के सॉल्व करता हूँ। तो इसने कहा है प्रोबेबिलिटी मॉड Z - 3 इज मोर देन इक्वल टू C, ठीक। तो मॉड Z - 3 इज मोर देन इक्वल टू C। अब ये हो तो Z - mu मोर देन इक्वल टू K। तो ये जो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहता है, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Z 12/c²। तो ऐसा कब होता, तो ऐसा तब होता जब 3 इसका मीन होता। से 3 होता है। हाँ, तो मीन ऐसा 3 होता। तो 3 मीन कब आएगा, जब 1 + 1 + 1 होता, तब जाके 3 बन सकता है, अदरवाइज तो जरूरी नहीं है ना। क्योंकि अगर 6 तुम लाने की कोशिश करोगे तो मॉड नहीं बनेगा। अगर हम 6 यहाँ लाने की कोशिश करें इक्वलिटी खोल के, तो वापस इस फॉर्म में आएगा नहीं वो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना ऐसा वही है कि E of xi 1 रहा होगा। चेक करता हूँ अभी, और वेरिएंस 2i इज फाइन। चेक करते हैं एक बारी, अदरवाइज ओके पहला ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन सेम है जो लिखा हुआ है तो उससे ये ट्रू नहीं होगा। बी देख लेते हैं, चलो। ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू √21। जेड क्या है यहाँ पे, ये है। तो मॉड जेड का क्या मतलब है कि तो मॉड जेड का एक्सपेक्टेशन लेस देन इक्वल टू √21। So what is meaning of this? चलो, तो मॉड जेड और जेड में क्या रिलेशन है, सो मॉड जेड और जेड में मॉड जेड जो लेस देन इक्वल टू जेड होगा, अगर जेड पॉजिटिव है तो। मैंने कहा नहीं कुछ भी ना, अगर जेड पॉजिटिव है तो लेकिन एक श्योर नहीं है ना। तो E of Z जो आएगा इसने बोला x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। EXI I है, वेरिएंस ऑफ xi 2i है, Z x1 + x2 + x3 है। तो कौन सा ट्रू है ना। तो यहाँ पे E of mod Z का मतलब क्या हो गया, कि मॉड ऑफ x1 + x2 मॉड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए मुझे PMF पता हो कुछ। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, मान लो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। अगर उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करोगे तो मान लो chi² क्या होता है, chi² I, मतलब x1 is chi² 1, x2 is chi² 2 and x3 is chi² 3। चलेगा जो वो दे रखा है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब सोचेंगे तो आपका जो z आ जाएगा chi² 6 आ जाएगा। chi² 6 का मीन कितना होता है, तो मॉड z का निकालना है। ऐसे 6 हो जाएगा, लेकिन मॉड z का निकालोगे तो 6 से तो अगर z पॉजिटिव है तो मॉड z z हो जाएगा तुम्हारा। तो उस केस में 3 लेस देन √21 ये समझ आता है। और
तो बिना डिस्ट्रीब्यूशन जाने कैसे निकाल सकते हैं ये ऑफ मॉड जेड? हाँ, यहाँ से अच्छा, सी में क्या है? सी कह रहा है कि z लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल होगा z मोर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा कब हो सकता है? जब 0 उसका मीडियन हो, है ना? लेकिन मीडियन में भी हाँ ना, मतलब 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, तब ऐसा होगा कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो। और फिर बोल रहा है x मोर देन c विल बी लेस देन इक्वल टू c माइनस 6 अपॉन c। x क्या है यहाँ पे? एक्चुअली इन सब क्वेश्चन में ना ये सब इनकम्प्लीट, ये सब गलत क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट साथ कुछ इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं लग रहा है। यहाँ x क्या है यहाँ पे? क्योंकि एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, तो पहले तो इसमें ठीक क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। 35 कि हमारे पास है सपोज x हैज वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वन रैंडम वेरिएबल, सिंगल है ना, वन ऑब्जर्वेशन रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस। अब आपको बोल रहा है यहां से फ्रॉम एवर पीडीएफ द यूएमपी टेस्ट ऑफ साइज अल्फा है, ठीक है, निकालो। तो क्या होगा? x लेस देन c इसका क्रिटिकल रीजन होगा जब अल्फा साइज है। फॉर टेस्टिंग म्यू इज इक्वल टू 5 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू 4, b में म्यू इज इक्वल टू 3 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 9 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू 10, और म्यू इज इक्वल टू 8 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू 5। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे ए ऑप्शन की बात करो, जैसे H0 में है म्यू इज इक्वल टू 5 और H1 में है म्यू इज इक्वल टू 4। तो ये कहना चाह रहा है इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल रीजन आएगी वो x लेस देन c आएगी। तो मतलब क्या है इसका क्रिटिकल रीजन? x लेस देन c होगी। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में है म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लार्जर वैल्यू ये स्मॉलर वैल्यू है। बी में भी ऐसी हो रहा है, लार्जर वैल्यू वर्सेस स्मॉलर वैल्यू। डी में ऐसी हो रहा है, लार्जर वर्सेस स्मॉलर। तो ए बी सी मुझे लग रहा है इसलिए ट्रू होगा। और सी में क्या हो रहा है, H0 में म्यू 9 है, H1 में म्यू 10 है, तो स्मॉलर वर्सेस लार्जर। तो यहाँ क्रिटिकल रीजन उल्टा हो गया, है ना। जो सी ऑप्शन है उसमें H0 में आपके पास म्यू इज इक्वल टू 9 है वर्सेस H1 में म्यू इज इक्वल टू 9 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10 है ना। तो ये आ जाएगा 9 वर्सेस 10। तो म्यू इज इक्वल टू 9 वर्सेस म्यू इज इक्वल टू 10। तो ठीक है, इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या है, देखो क्रिटिकल रीजन निकालना आता है तो क्या करेंगे हम, अपॉन LH1। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सॉल्व करो बताइए। ऑप्शन सॉल्व करने में उल्टा आ रहा है। अच्छा, आपने कर लिया, उल्टा आ रहा है। ओके, ठीक है। तो जैसे इसमें सिंपली हमें क्या करना है, जैसे LH नॉट LH1 तो एक बार म्यू को रखना है ना। अगर पहले ऑप्शन ही ट्राई करूं मैं अगर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना, लाइक्लीहुड फंक्शन तो LH नॉट अपॉन LH1 ये करना होगा। तो एक बार म्यू की जगह, और ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो PDF ही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस e की पावर x माइनस 4 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन e की पावर x माइनस 5 अपॉन, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने,
LH नॉट वाले ले लो ना, ये उल्टा हो गया। LH नॉट, H नॉट में क्या है 5 ना, पहला ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 5 वर्सेस 4 है ना, तो यहाँ 5 4 मतलब यहाँ 4 स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे देखना है x लेस देन 1 और 4 देखो, तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप तो आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x माइनस 5 इस पूरे के स्क्वायर इनटू यहाँ है e की पावर x माइनस 5 अपॉन e की पावर x माइनस 4। चेक कर लो, तो ये हमारे पास अभी है। जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन आया है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। LH नॉट अपॉन LH1 तो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होता है। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। इसका सपोर्ट कोई भी रियल नंबर है, तो अगर मैं x को 0 रखता हूं या -1 है तो मैं या तो डिफरेंशिएट करके देख लो, दूसरा तरीका है कि डिफरेंशिएट करके देख लो, तो उससे देख सकते हो कि डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये e की पावर x से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा, ये कैसे भी कर लो ना, तो 1 प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर -4 ये है ना, इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर क्या आ जाएगी, पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसका मतलब -1। ठीक है, अब तो यहाँ x तो रहा नहीं, x बस यहाँ है, मुझे देखना है ये जो फंक्शन है ये x के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार x को 0 और एक बार x को 1 रख लो, इसी में दिख जाएगा कैलकुलेटर से, तो हमें ये चेक करना कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इतना ही चेक करना है। तो x की वैल्यू बढ़ाएंगे और फंक्शन की वैल्यू बढ़ने लगी तो मतलब इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू बढ़ाएंगे फंक्शन की वैल्यू घट गई तो डिक्रीजिंग है। सो लेट्स से x को रखो 0 और एक बार x को रखो 1, तो जब x को 0 रखें इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस ई की पावर -4 अपॉन 1 प्लस ई की पावर -5 इंटू ई की पावर -1, तो उसको कोई रोल नहीं, मेन तो इसका रोल है ना, तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। ये देखना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर से चेक कर लो। x को मैंने 0 रखा, जब x को 1 रखूंगा तो क्या बनेगी, तो चेक करना ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फंक्शन देखो 1 प्लस 1 रखूंगा तो e की पावर -3 अपॉन 1 प्लस e की पावर x को 1 रख रहे हैं हम, तो -4 स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बताओ इसका कैलकुलेटर से बताओ, इसका बताओ क्या आंसर आ रहा है, which one is larger? स्क्वायर नहीं भी करो तो भी बात बराबर है, स्क्वायर पॉजिटिव ही है ना, तो बस ये देख लो इसकी वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर करके देख लो। बस तुम्हें देखना है कि इससे ज्यादा वैल्यू है या इससे कम है, उससे ही डिसाइड हो जाएगा हमारा क्रिटिकल डिसीजन, इतने से ही डिसाइड हो जाएगा। फर्स्ट की 1.0115 आई, बिना अच्छा स्क्वायर के। स्क्वायर, बिना स्क्वायर की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला आया 1.03। 03, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल डिसीजन क्या होना चाहिए, x लेस देन c, चेक कीजिए। हाँ तो सही है इसका मतलब, यही चीज बाकी में भी होगा, एक बार चेक कर लीजिए बस आप। तो अगर ये लाइक्लीहुड रेशियो, अभी सेम कॉन्सेप्ट ने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया अभी कुछ देर पहले, कि ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है दिस इज, अगर ये LH नॉट LH1 अगर इंक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन x लेस देन c होगा, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो x मोर देन c होगा। तो A C D नहीं A B D में लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग आएगा,
सी ऑप्शन और लाइक्लीहुड रेशियो डिक्रीजिंग आएगा। तो ठीक है, मतलब चेक कर लीजिए एक बार फिर से। ओके सर। हाँ सर वैसे अगर हम कैलकुलेशन नहीं करें तो ऊपर तो दिख रहा है ना कि एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं समझ? की वैल्यू पुट कर कर भी चेक कर सकते हैं। हाँ इसमें चेक कर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ वैल्यू पुट कर कर भी देख सकते हैं ना। हाँ लेकिन उतनी जरूरत नहीं थी, यहाँ मुझे पता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आना, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। तो ये है, तो 2 वैल्यू पे ही काफी है। हाँ पुट करके देख सकते हैं। सर ऐसे ऊपर में तो दिख ही रहा है कि e की पावर x माइनस 5 तो छोटा ही होगा e की पावर x माइनस 4 से। हाँ देख लीजिए, उससे भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज जब चेंज हुआ तो क्या हुआ, ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये है। नेक्स्ट क्या रह गया? 34, 35, 36, 36 था ना किसी का शायद, 34, 35, 36, 37, कोई क्वेश्चन मुझे लगता बचा भी नहीं, सारे डिस्कस। 36, 37, तो 1 by 1 सब हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि x1, x2, xn रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ ये है x e की पावर माइनस थीटा x थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ये हो गया कि लाइक x जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, गामा में चला जाएगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, एमएलई ऑफ मीडियन इज क्रैमर राव लोअर बाउंड based on this for theta की power 4 there does not exist any unbiased estimator 1 by theta और there exists an unbiased estimator of 1 by theta which is correct। तो ये तो पीवाईक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन था, है ना। तो पहले तो मीडियन कह रहा है, पहले तो मीडियन निकालो फिर उसका एमएलई निकालो। तो इसमें किसका डाउट है, इसमें क्या डाउट है मुझे बताइए। मीडियन फाइंड नहीं हो रहा था। मीडियन क्यों? जो दूसरा ऑप्शन क्रैमर वाला है ना, हाँ हाँ क्या नहीं किया? सर गामा में से स्पेसिफाइड मीडियन नहीं मिल रहा है। अच्छा और सब क्रैमर रॉ वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। मतलब जब आई थीटा की जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना वो 0 आ जा रही है। अच्छा ओके, देखो तो पहले तो इसका एमएलई निकालने का मतलब ये है मीडियन का, कि तो मीडियन का एमएलई नहीं निकलेगा तो हो सकता है इसलिए गलत ऑप्शन है। देखिए जैसे यहाँ पे अब एमएलई निकालने का मतलब मीडियन, तो मीडियन के लिए सीडीएफ जहाँ पे हाफ हो जाए, यही ना। तो ये गामा 2 थीटा है ना, गामा 2 थीटा है। तो गामा 2 थीटा में तो इसका मीडियन आई थिंक क्या आएगा, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा? मीडियन नो सिंपल क्लोज फॉर्म, डायरेक्टली आप नहीं निकाल पाएंगे ना। तो देखो फिर भी अगर ट्राई करना चाहो तो हमें क्या करना है, थीटा स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो आप, है ना, 0 से मान लो कैपिटल एम में, और ये हाफ हो जाए। तो ये मेन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऐसा एक्स आप निकाल नहीं पाएंगे, मतलब यहाँ सॉरी एम, जब आप इंटीग्रेट तो चलो बाई पार्ट से कर लोगे, आप इंटीग्रेट तो बाई पार्ट से किया जा सकता है ना,
तो इंटीग्रेट करो। अगर मीडियन निकालने का होता है, आप पूछ रहे मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन तो पता है आपको डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट करना होगा बाई पार्ट से। तो यहाँ बाई पार्ट लगाओगे आप, जैसे x e की पावर है ना, तो आई लेट, तो x बाहर, फिर e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, है ना, मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है ना। अभी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, फिर माइनस बाहर जिसका रखा उसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, फिर dx 0 से m इक्वल टू हाफ। तो इसका कोई एक्सप्लिसिट फॉर्म आएगा नहीं, मुझे लगता है यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप थीटा को, तो इसीलिए मीडियन इसका कोई वो फॉर्म नहीं आएगा। देख लीजिए फिर भी, तो यहाँ से आ जाएगा x e की पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, और एक बार और इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर माइनस थीटा एक्स और ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 to m इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने यहाँ से क्या मीडियन निकाल पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो मीडियन का डायरेक्ट कोई है ना एक्सप्लिसिट का फॉर्म नहीं है, तो रख दीजिए आप। तो थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो अभी रहने दो। अभी पुट करोगे तो m e की पावर माइनस थीटा m माइनस e की पावर माइनस थीटा m अपर लिमिट, और फिर यहाँ से माइनस 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 तो 0 माइनस 1/थीटा स्क्वायर इक्वल टू हाफ, ये ब्रैकेट में है। सो यहाँ से इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। अब क्या आएगा, अब यहाँ से हमें सॉल्व करके m निकालना है। तो यहाँ m आप नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि ये सीरीज e एक्सपोनेंशियल और ये है, तो m का कोई एक्सप्लिसिट क्लोज फॉर्म नहीं आएगा। तो MLE ऑफ मीडियन इज दिस। तो ये समाव पता क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे MLE क्या आता है, आप गामा में MLE निकालते हो थीटा का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2/x बार। इस वाले PDF में। यस अच्छा, Yes, sir. तो 2/x बार आएगा। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ln 2 समथिंग आ जाएगा, समथिंग अपॉन ln 2 आ जाएगा ना, ये कहना चाह रहा है, बट वो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो ये अगर इसके हिसाब से, तो मीडियन ये कहना चाह रहा है कि आएगा कुछ, उसके जगह थीटा रख दो, है ना, ln 2/x बार को थीटा रख दो, तो वहां से बनेगा नहीं। तो ये गलत ऑप्शन है ना, क्योंकि यहाँ से m एक्सप्लिसिटली निकलेगा नहीं, तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा नहीं। तो m निकलता तो मीडियन होता, बट m सॉल्व करना यहाँ से बहुत डिफिकल्ट, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो एक्सप्लिसिटली यू कैन नॉट फाइंड द मीडियन। अब तो ये कह रहा है कि इसमें है ना, तो ये गलत ऑप्शन है एक्चुअली, इसीलिए आप नहीं निकाल पाएंगे इसका MLE। एक्सपोनेंशियल में आसान है ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, गामा में दिक्कत है ये चीज। अब बाकी क्रैमर लोअर बाउंड का रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जी थीटा हमारे पास है थीटा की पावर 4, तो जी डैश थीटा का स्क्वायर अपॉन आई थीटा। तो अब वही करना है कैलकुलेशन, आई थीटा, आप कह रहे आई थीटा में दिक्कत है, तो ये यही है। अब आई थीटा जो हमारा होगा माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक, ये है। सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है, तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका लॉग लगाएंगे, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन लेंगे। तो ये करने पे आपका 0 आ रहा है, ये किया आपने। पहले तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे ना, फिर लॉग लेंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा की पावर 2n प्रोडक्ट ऑफ xi एंड e की पावर माइनस थीटा समेशन xi, x रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे। और मैम तो अब करो तो हो जाएगा, लॉग लगाओगे आप लॉग ऑफ l थीटा, तो 2n लॉग थीटा प्रोडक्ट है, तो वो समेशन बन जाएगा लॉग ऑफ xi, और माइनस में थीटा
समेशन एक्स आई। अब यहां से क्या करना है, पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस। सो जब 2 टाइम्स आप एक बार डिफरेंशिएट करो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को, तो एक बार डिफरेंशिएट को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 2n अपॉन थीटा लॉग थीटा का, ये 0 हो गया, इसमें थीटा है ही नहीं, माइनस समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। एक बार डिफरेंस, बस एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने अभी तक, दूसरी बार करते हैं d2 d थीटा स्क्वायर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये गायब हो जाएगा क्योंकि थीटा तो है नहीं इसमें, तो माइनस 1/थीटा करें माइनस 1/थीटा स्क्वायर, तो माइनस 2n अपॉन थीटा स्क्वायर आ गया। ये आ गया इनसाइड क्वांटिटी। अब इस पे लगाना है एक्सपेक्टेशन और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, नंबर है ये, तो 2n अपॉन थीटा स्क्वायर आ गया। कहाँ 0 आया, चेक कीजिए, आया ना? सर एल थीटा की जगह एफएक्स लेके चले थे, लगता है कुछ तब भी हो जाएगा, fx लेके चलेंगे, l थीटा की जगह आप fx लेंगे तो यहाँ n लगा दीजिए बाहर, माइनस n टाइम, तब भी तो ये आपका जो आएगा n तो बाहर है, तो आपका 2 ये माइनस 2 अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा। अगर आप लाइक्लीहुड की जगह fx लेंगे पीडीएफ, तब भी आप सॉल्व कीजिए, तो जैसे मेरा माइनस 2n/थीटा स्क्वायर आया है, तो आपका माइनस 2 अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि n बाहर आ जाएगा, तो उससे भी यही आएगा। तो यहां से पुट कर देंगे आप g डैश थीटा कितना है आपका 4 थीटा की पावर क्यूब, तो ये जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 16 थीटा की पावर स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 थीटा क्यूब का स्क्वायर अपॉन दिस 2n और इनटू थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया 8 थीटा की पावर 8 अपॉन n, ऐसा कुछ सही तो आ गया, देखिए ठीक है जी, बी ऑप्शन था इसका। सो ये 36 का बी था। आप दूसरे तरीके से करें तब भी सेम आंसर आएगा, आप आराम से कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देयर एग्जिस्ट वाला सीन ये है, इसका एक तो थ्योरम था विकेर-वैद्य में, उससे देख से आप ट्राई कर सकते हो, जो थ्योरम था कि उस थ्योरम पे देयर एग्जिस्ट सम k थीटा फॉर विच वो जो आपका एस्टिमेटर है वो फ्री ऑफ थीटा आ जाए। या दूसरा तरीका है कि हम इसमें UMVUE ढूंढ पाए, तो 1/थीटा का UMVUE निकाल पाएंगे यहाँ पे हम लोग। इसका मीन कितना होगा, ये गामा 2 थीटा है, तो इसका मीन कितना होगा 2/थीटा है ना, तो 2/थीटा है, तो हम लोग 2/थीटा इसका मीन है, तो इसका UMVUE तो निकाल पाएंगे। कितना आएगा UMVUE, क्योंकि PYQ के पैटर्न में बनाया गया क्वेश्चन है, PYQ में आया हुआ है ना उसी पैटर्न पे, तो आप 1/थीटा का पहले UMVUE निकालिए, तो 1 तो क्या आएगा x बार अपॉन 2, यस, तो x बार अपॉन 2 जो है यहाँ पे आपके पास जब ब्रेक करेंगे तो समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, इनफैक्ट x बार कंप्लीट सफिशिएंट आएगा। x बार का मीन निकालेंगे तो हमारा अभी निकाला मैंने 2/थीटा आया, तो x बार बाई 2 हमारा ये आ गया, तो x बार बाई 2 जो है UMVUE है, दिस इज UMVUE, दिस इज UMVUE ऑफ 1/थीटा। अब क्या करना है मुझे इसका वेरिएंस निकालना है। चलिए, तो वेरिएंस ऑफ x बार अपॉन 2, तो 1/4 वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, सिग्मा स्क्वायर बाई n, ठीक, सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस, तो इसका वेरिएंस क्या आएगा जी, मतलब इसमें मीन आया था, मीन मैंने क्या लिया है 2/थीटा, तो वेरिएंस 2/थीटा स्क्वायर, हाँ, तो 2/थीटा स्क्वायर, तो 2/थीटा स्क्वायर वेरिएंस हो गया, तो ओके, तो 1/4n 2/थीटा स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, सिंप्लीफाई हो गया 2/थीटा स्क्वायर अपॉन 4n, 2/थीटा स्क्वायर अपॉन 4n सिंप्लीफाई हो गया 2 काट दो, थीटा स्क्वायर यहाँ, तो 1/2n थीटा स्क्वायर, ये बनेगा 1/2n थीटा स्क्वायर, फाइन। तो अब आपको देखना है ये UMVUE का वेरिएंस है, मतलब कोई भी अनबायस्ड एस्टिमेटर मैं ढूंढ लूं 1/थीटा का, इससे कम वेरिएंस नहीं हो सकता, ठीक है, इससे कम वेरिएंस नहीं हो सकता। अब मुझे इसको देखना है,
सो 8 थीटा की पावर 8 अपॉन n, इसको मुझे कंपेयर करना है। थीटा क्या है? पॉजिटिव है, तो थीटा पॉजिटिव है, तो आप ही बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर थीटा बहुत लार्ज है तो ये बहुत ज्यादा होगा और ये बहुत छोटा होगा, थीटा अगर लार्ज है तो, है ना। थीटा स्मॉलर थीटा के लिए क्या होगा? थीटा अगर 1 रख दिया, थीटा 1 रखा तो 8/n, यहाँ 1/2n, तभी अब n पर डिपेंड करता है n क्या है ना। सो मैं अभी थीटा मान लो लार्ज के लिए बात करूं अगर मैं, तो क्या होगा? UM UE का वेरिएंस इससे कम है। इसका क्या मतलब है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? UM UE का वेरिएंस इससे कम है ना, तो कोई ना कोई एक, अब देखो UM होता क्या, अभी मैंने ये लिखा था, ऐसा कोई ना कोई मुझे एस्टिमेटर तो मिलेगा जिसका वेरिएंस इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम वेरिएंस है, इससे ज्यादा तो हो ही सकता है वेरिएंस। तो कोई ऐसा एस्टिमेटर मुझे मिल जाएगा जिसका वेरिएंस इसके इक्वल आ जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट कब होता? जब ये हो जाता है, दिस इज ऑलवेज मोर देन दिस। तो इसका मतलब है कि मिनिमम वेरिएंस ये पॉसिबल है, इससे कम वेरिएंस नहीं हो सकता। और अगर क्रैमर और लोअर बाउंड की वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब ऐसा कोई एस्टिमेटर हो ही नहीं सकता ये वेरिएंस इसका इससे कम हो जाए, क्योंकि वो भी था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब चेक करो एक बारी, जैसे थीटा को मैं अगर 1 ले लिया, जैसे तो 1 बाई थीटा को डिफाइन करता है, वो इक्वल ही है। 1 बाई थीटा को 1/थीटा के लिए CRM भी फाइंड करना है, ऑप्शन डी में। अच्छा इक्वल ही आता है, वही हमें याद है। अच्छा, ये इक्वल ही आ जाएगा। ओके एक मिनट देयर इज थीटा रेज़ टू 4 के फाइंड किया था। ओ फाइन हाँ एक मिनट, तो मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने एक्चुअली, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मैंने जो ये क्या था, ये थीटा की पावर 4 के लिए हम बात कर रहे हैं ना, हमें यहाँ 1 बाई थीटा के लिए बात करना है। एक मिनट, ये जो है क्या है, ये तो 1 मिनट, तो ये थीटा 4 के लिए है ना। हाँ, तो यहाँ पे तो सिंपल है, आपको फाइंड करना होगा CRLB ऑफ 1 बाई थीटा। अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वहां पे 1 बाई थीटा का पूछा हुआ है ना, ये है, तो उससे ऑप्शन कनेक्टेड है। यहाँ ऑप्शन कनेक्टेड नहीं है, मतलब BD डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्यों कनेक्टेड नहीं है? क्योंकि मुझे डी ऑप्शन के लिए अलग से 1 बाई थीटा का UM UE निकालना पड़ेगा, वेरिएंस मतलब 1 बाई थीटा का क्रैमर और लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, यहाँ बस आपने आई थीटा मैंने निकाल ही रखा है, तो चेंज क्या आता है, जी राइज थीटा का ही तो 1 बाई थीटा का तो आ तो गया है यहाँ पे ना, फाइन तो कर ही रखा है हमने ऑलरेडी। तो हम ये भी कर देते हैं कि CRLB ऑफ 1 बाई थीटा, तो यहाँ बस जी थीटा की जगह 1 बाई थीटा रखो, तो 1 बाई थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, तो थीटा की पावर 4, तो 2n बाई ये हो जाएगा। ओके, तो यही आ जाएगा फिर, तो चेक कर लो एक बार ना। तो अगर आप UM CRLB निकालो भाई इससे, इस तरीके से, तो ये यही आ जाएगा फिर। तो यहाँ तो मिल गया ना फिर, तो मतलब मुझे एक एस्टिमेटर x बार अपॉन 2 ही मिल गया। x बार अपॉन 2 ही एक ऐसा एस्टिमेटर है यहाँ पे जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल है, इसीलिए। ओके, नहीं दूसरा तरीका भी है इसका, सेकेंड ऑप्शन है वो थ्योरम से। तो क्या रहेगा बाकी, तो एक 36 था, 37 भी है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा इन लोगों ने, खुद से कुछ कर दो। इसमें क्या है भाई कि x1 x2 x3 जो है, x1 नॉर्मल 0 1 है, x2 नॉर्मल 1 1 है, x3 नॉर्मल 0 1 है और x4 नॉर्मल -1 1 है। तो which of the following statement is are correct? तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है भाई सुमांकर, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें बताओ मुझे। सर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था सर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो इसका, x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल सकते हो ना। सर सी वाले का, सर सी वाले में कुछ डाउट लग रहा था। ए और डी मैंने मार्क किया, मतलब वो बी और डी मार्क किया था, लेकिन सी वाले में डाउट लग रहा था। तो सी दोबारा ट्राई किया आपने सॉल्व करने का बाद में? सर दोबारा नहीं किया। तो दोबारा करोगे तो हो जाएगा ना, तुम दोबारा खुद ही, जैसे तुम एग्जाम मालूम नहीं हुआ टेस्ट के दौरान,
दोबारा थोड़ा दिमाग लगाओ तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं क्या ही नया करूंगा, जैसे तुमने जो कॉन्सेप्ट तुमने एसी में एडी में लगाएंगे वही बी में लगाऊंगा मैं, या सी में लगाऊंगा। हाँ सर इसमें ऑप्शन ए जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ऑप्शन ए टी को फॉलो करेगा, मीन निकाल के देखना पड़ेगा, मीन क्या आएगा उसका रेशियो। हाँ सर -2 आ रहा है सर नीचे वाले का भी। अच्छा तो वही हाँ तो सर टी को फॉलो करेगा तो यहाँ पे फोर टर्म्स है तो इसका एग्जिस्ट करेगा मीन ना। और टी कैसे मिलेगा, पहले टी आपने कैसे डिसाइड किया? स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। टी क्यों होगा? आप ई ऑफ मॉड एक्स को आप ऐसा लिखिए, आपको कैसे पता वो टी होगा? तो इसको आप ऐसा कीजिए ई ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट से कीजिए आप लोग। जब स्क्वायर करेंगे तो ये एफ ही बन जाएगा, टी तो नहीं बनेगा, एफ जैसा ही बन जाएगा, सेम ही तो है। बी और ए एक जैसा ही तो है, मतलब जब स्क्वायर ए बना दोगे आप, इसको आप ये लिख देना तो मॉड को, तो इसके जैसा ही तो बन गया। फिर आप देखो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और अगर ये f11 होगा तो f11 का मीन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए n हाँ, तो उसके लिए मोर देन वैल्यू मोर देन 2 होनी चाहिए, इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, टी नहीं आएगा ना। आप कैसे टी बना रहे हो अपनी मर्जी से, वो जा हाँ, तो उसको थोड़ा सा पहले आप इसको ब्रेक कीजिए, फिर आपको देखना होगा मीन कब एग्जिस्ट करेगी। और दूसरा तरीका है, अगर हम करें नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल अपन वो या तो वो बना लो, ये नहीं बनाओगे तो इससे मुश्किल है, तो आप वो बनेगा ना स्टैंडर्ड नॉर्मल अपॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल, क्या बनता है? लाप्लास। लाप्लास का मीन एग्जिस्ट करेगा तो लाप्लास बना सकते हो आप। ऊपर वाले को स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दो और डिनोमिनेटर को भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बना दो डिवाइड करके, तो उसमें रेशियो उसका लाप्लास, सॉरी क्या बोल रहा हूँ नहीं, अरे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कॉची का मीन एग्जिस्ट करेगा। हाँ, कॉची का स्पेशल केस टी भी होता है, तो टी1 देखो, टी1 कुछ ऐसा बनता है, टी1 स्क्वायर समथिंग उस तरह से बनेगा, तो उसका मीन एग्जिस्ट नहीं, वो टी एक काई टी में और लाप्लास में क्या डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लाप्लास आया, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन है कोई रिलेशन की नहीं? सर उसका स्क्वायर होता है ना। हाँ, आई थिंक टी1 का स्क्वायर जो होता है वो कुछ उस तरह से, आई थिंक वो फिर क्या बनाता है, वो इसमें कॉची बनाता है, थ्योरम है ना, देख लो एक बार। Identically distributed. State 2 what? हाँ, ये जो हमारे पास है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं बस कंफर्म कर देता हूं मैं, यार तो है ही। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम में अगर कंफ्यूज होगा तो गलती हो जाएगी, तो एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। कहाँ गया ये हमारा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन? अच्छा, एफ के थ्योरी में वो था ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरी में था, सैम्पलिंग में। हाँ, ये था जो कि Tn डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर जो है एफ, Tn स्क्वायर है द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, और T1 का जो तुम्हारा Z स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर क्या फॉलो करता है? F11 है ना। स्टैंडर्ड इसमें क्वेश्चन भी आया पिछले साल 2023 में ही आया, ये स्टैंडर्ड कॉची का जो स्क्वायर है वो तुम्हारा फॉलो करेगा F11। वो छोड़ो, जो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ T1। तो जो आप बता रहे थे आई थिंक वो भी ठीक हो जाएगा, जो आप कह रहे T1 आ जाएगा, है ना, T1 बन जाएगा। ये वही स्टैंडर्ड कॉची अगर आप बना लो इसको, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉची होता है, और वो T1 के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, T डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तभी मीन आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक कीजिए,
ओके चलिए, तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है भाई, इसको एक बार दोबारा सॉल्व कर दो। एक बार जब टेस्ट देते हो ना, तो ऐसा नहीं टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो गए सब तुम्हें एक भी नहीं आते, वो सब तुम्हें आते हैं, उस दौरान गलत हो गया, उसी क्वेश्चन को जो जो गलत हुए हैं ना एक बार फिर से सॉल्व कर लो, देखो क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में, उसके बाद फिर डिस्कस करो कि इसमें ये तुमने ट्राई किया, दोबारा सॉल्व करोगे हो जाएगा ये चीज, एक बार फिर से ट्राई करो सेम कॉन्सेप्ट से। तो इससे अगर नहीं करना चाहो तो ये आप इसको ना ऐसा बना लो, है ना, मान लो ऐसे दो रैंडम वेरिएबल z1/z2 टाइप का बना लो, तो उस तरीके से व्यंजन बन जाएगा ये। उसके बाद क्या है जी, 30 से ये कौन सा था, 37 के बाद 48 में क्या है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसमें क्या दिक्कत है, जस्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ जी 40 लिमिट्स नहीं है। किसकी लिमिट, जैसे पहला वाला जो है सो ये तुम्हारा आ गया r, फिर r dr d थीटा, अब यहाँ तुम्हारे पास क्या है y बराबर 0 to x, सो y इज इक्वल टू 0 to x एंड x इज इक्वल टू 0 to 2, चलो मान लो 2 है यहाँ पे, सो ये रीजन है हमारे पास, सो y बराबर 0 to x है, तो y क्या है आपके पास, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, जस्ट व्हाट इज योर रेडियस, यहाँ पे चेक करो, रेडियस इस लाइन के अलोंग होगी, इस लाइन के अलोंग होगी रेडियस, तो ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज, यहाँ से तो थीटा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा r cos थीटा लेस देन इक्वल टू r sin थीटा, r खत्म, उल्टा हो गया ना, हम लोग x क्या लेते हैं r cos थीटा ना, r cos थीटा और ये r sin थीटा, r कैंसिल कर दो, sin थीटा लेस देन इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा कब होता है 45, तो ये तो 45 डिग्री है, तो एंगल तुम्हारा 45 आ गया, थीटा लेस देन इक्वल टू 45, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा 0 से 45 हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, जो x है वो 0 से 2 है, x 0 से 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ एक्चुअली ये रेडियस डिसाइड करेगा क्योंकि रीजन इसमें सटा हुआ है ना, तो इसके साथ है, तो x इज r cos थीटा, तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 2 sec थीटा, r cos 2 sec थीटा, तो r ले लो 0 to sec थीटा और यहाँ हो जाएगी 0 to π/4, बाकी लोग बार चेक कर लो, फिर कंफ्यूजन है तो बताओ मिस्टेक, क्योंकि r है ना यहाँ पे, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ऐसा था नहीं सेम सर्कल जैसा है, तो ये डिपेंड्स है, मान लो 0 डिग्री रखो, सो व्हेन यू पुट थीटा 0 cos 0 1 तो 2 रहेगा, तो ये 2 है, जब एंगल बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, है ना, 45 रख के देखो, तो जब 45 रखोगे तो cos 45 1/√2 से √2, तो ये 2√2 लेंथ होगा, यू कैन चेक, है ना, हाँ ये 2 है, ये बता रहा है, तो r 0 से 2 sec थीटा, ये कहाँ से आया, x 0 से 2 से आया, और एक है y लेस देन इक्वल टू x, यहाँ से आ गया थीटा, तो ये आ गया पहला ट्रायंगल, पहला आपका हो गया फर्स्ट वाला। सिमिलरली सेकंड वाले का करना है, तो सेकंड वाले में ऐसे ही r फिर r d थीटा, अब यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा रीजन, सो योर रीजन इज y इज लेस देन इक्वल टू √8 minus x square and more than equal to 0, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x square plus y square less than equal to 8 आ जाएगा, तो r square, अच्छा r square less than equal to 8 रहेगा, है ना, तो यहाँ से r less than equal to 2√2 ये होगा। ग्राफ भी बना सकते हो तुम, ग्राफ बना के देखना चाहो, इसका रीजन बना लो, ग्राफ बनाओगे तो 2√2 रेडियस का सर्कल है और y मतलब पॉजिटिव है, सिर्फ अपर हाफ है, और x की वैल्यू 2 से √2 है, x की वैल्यू 2 से 2√2 है, सो दिस इज 2√2 एंड यहाँ बीच में 2 होगा, तो ये बस रीजन है आपका, y ये था और x फ्रॉम 2 to √2। अब देखो रेडियस के आपका वो क्या आएगा, r तो आ गया 0 से, लेकिन यहाँ देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट, है ना, सो दिस स्टार्ट विथ, तो ये तो 2√2 फिक्स है, बट दिस विल डिसाइड द रेडियस इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये डिसाइड करेगा ये लाइन, तो लाइन क्या है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2, तो r cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2 sec थीटा, तो यहाँ से आएगा मोर देन इक्वल टू 2 sec थीटा
इस लाइन से लेके मोर देन 2 सेक, ये डिसाइड करना क्योंकि रीजन का ये इस साइड बाउंड्री है और इधर बाउंड्री सर्कल है. दिस लाइन इज नॉट द बाउंड्री, है ना, दिस लाइन इज नॉट द बाउंड्री बट दिस लाइन इज द बाउंड्री. तो यहाँ पे आएगा r की वैल्यू 2 सेक थीटा से 2√2 होगी, 2 सेक थीटा से 2√2 होगी. एंड थीटा क्या होगा अब, ठीक. सो r यहाँ से यहाँ तक जाएगा. थीटा देख लो यहाँ 0 से कहाँ तक जा रहा है, ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, बस ये देखना है तुम्हें. सो व्हाट इज दिस एंगल, तो कहाँ से आ जाएगा ये 5/4. श्योर, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, π/4 नहीं होगा. ये है 2 और y कितना है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट तो 2 है, तो x 2 है सर्कल में. इस सर्कल में x को 2 रखने पे क्या आएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी. फाइन, है ना, ओके फिर ठीक है. हाँ नहीं नहीं x 2 है यहाँ पे, तो y कितना होगा, ठीक है ना, सही है, 2 2 है, दिस इज फाइन. तो y इज इक्वल टू x हो गया. तो अच्छा, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर लेते ना तो ये बहुत आसानी से हो जाता, अगर ऑर्डर चेंज कर लेते इस काम, क्योंकि पहले जो हमने किया है हमने इस रीजन पे इंटीग्रेट किया, हाफ पार्ट ये था हाफ पार्ट ये है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर लोगे तो इजीली हो जाएगा. देखो तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, तो थीटा इज 0 to π/4, तो यहाँ भी थीटा 0 से π/4 है और ये हो गया 2 सेक थीटा से लेके 2√2. अब इन दोनों इंटीग्रल को तुम ऐड भी कर सकते हो. सी द फंक्शन इज कॉमन, द फंक्शन इज कॉमन एंड लिमिट इज आल्सो कॉमन फॉर थीटा 0 to π/4, 0 to π/4. यहाँ क्या 0 से 2 सेक थीटा और यहाँ 2 सेक थीटा और 2√2. तो अगर कंबाइन कर दोगे तो यू विल हैव टोटल r dr d थीटा 0 से 2√2 और 0 से π/4. इतना ही करना है, ये जो होगा ये टोटल आंसर आएगा, सम हो गया दोनों पार्ट का. या ऑर्डर चेंज करो तो इजीली दिख जाएगा तुम्हें. सो दिस इज व्हाट, क्योंकि देखो अगर मैं ग्राफ फिर से बनाता हूँ, पहले में ग्राफ पता है क्या था, पहले में ग्राफ था y बराबर x और x बराबर 2, ठीक. दूसरे में क्या हुआ, x बराबर 2 से 2√2, तो 2 से 2√2 और ये सर्कल था एक्चुअली. तो दिस वाज द रीजन इन द फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक, एंड दिस इज द रीजन इन सेकेंड इंटीग्रल. सो दोनों को कंबाइन कर सकते हो तुम, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड इंटीग्रल. अच्छा, इसी को ऑर्डर चेंज करते तो क्या बनता, सो द सेम क्वेश्चन विल चेंज इनटू, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं तो ऐसा कर दो, तो ये y इज इक्वल टू x है और ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 8 है. तो द सेम इंटीग्रल विल टर्न इनटू, सो इक्वल टू, यही चीज आप ऐसा लिख सकते हैं, सेम फंक्शन तो कॉमन है ना दोनों में. देखो यहाँ फंक्शन कॉमन है तो यू कैन सी, यू कैन कंबाइन दोज इंटीग्रल्स dy dx. नहीं, लेकिन मैं पहले x लिखूंगा तो ऑर्डर चेंज करूंगा मैं इसका, तो ऑर्डर चेंज करूंगा तो dx dy. अब x की लिमिट क्या है, यहाँ से y से लेके x की लिमिट क्या हो जाएगी, √8 माइनस क्या, x का लिखना है ना, तो y², तो y से लेके 8 माइनस y², और y की लिमिट कितनी है, ये 2 पे ही जाएगा ना क्योंकि y बराबर x है, तो 0 से 2. सो ये दोनों सेम है, तो पहला इंटीग्रल प्लस दूसरा इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल प्लस दूसरा इंटीग्रल, दोनों मिलके ये हो गया. यू जस्ट सॉल्व दिस, इसका आंसर जो आएगा तो ये यही बन जाएगा बाद में. अगर पहले तुम ऑर्डर चेंज कर लेते तो ये बनता, और इसको जब रिड्यूस करते तो ये आता, है ना. तो इसको एक साथ देखते तो r फ्रॉम 0 to 2√2 और r 0 to √2, थीटा 0 से π/4, तो ये चीज है. तो ठीक है, तो जस्ट कंबाइन बोथ एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये आ जाएगा, चेंज ऑर्डर करोगे ये आ गया, इससे पोलर फॉर्म में ये आ गया, या पहले दोनों को अलग अलग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर ऐड कर दिया, तब भी यही आया. 53, 54, 55. तो 53 में क्या है, जस्ट सर क्यूब वाला डाइवर्जेंट आ रहा है, क्यूब वाला डाइवर्जेंट आ रहा है. ओके, तो 1 क्यूब से लेके 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक है, तो इसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे पावर ना 8 होगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है. जैसे 4n8 प्लस 1 है ना, तो यहाँ भी 4n8 प्लस 100 है एक्चुअली. तो 8 होने से फायदा क्या होगा,
8/2 मतलब 4 डिग्री प्लस 1 5 डिग्री है, और यहाँ 1q से nq में कितनी डिग्री होती है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर 4 होती है, यहाँ 5 है, इसलिए 0 हो जाएगी q। मतलब अभी के हिसाब से, अभी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री है 3/2 प्लस 1 5/2 एंड न्यूमरेटर की डिग्री है 4, तो वो ज्यादा है। जबकि यहाँ 4n पावर 8 अगर ये कर दोगे 4n पावर 8 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में डिग्री अभी है ना 5 है, ऊपर 4 है, तो 0 पे चली जाएगी लिमिट, तो q 0 हो जाएगा। अब p देखो क्या आता है, p से आ जाएगा ना, तो 1q से लेके n3 और वहां डिग्री 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर 8 ही आ रहा होगा, चेक कीजिए, है ना, तो हो जाएगा। p मेरा 1/8 आ रहा है। p 1/8 आ रहा है, तो 16p क्यों कर रहा है ये? अच्छा देखो फिर क्या ही लोग कर रखा है पता नहीं, 4n3 या तो वहां पे 6 करे पावर, तो तो उससे हो सकता है, तो p जो भी आ रहा वही होगा, तो यहाँ या तो फिर पावर 6 करे, अभी के हिसाब से फिर तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, ये p हो जाएगी, तो इसको या तो पावर 6 करो या पावर नहीं, रूट मत लगाओ, ये है बिना रूट का अगर हो सकता है वो, हाँ तो उससे आ सकता है कि अगर रूट नहीं होता, क्योंकि यहाँ रूट था तो उसने वहाँ रूट कर दिया इसीलिए गलती से, तो वहाँ रूट नहीं होगा तो हो जाएगा। ओके, तो p ठीक है, p आपने निकाला 1q से लेके nq तक और अपॉन में रूट अंडर 4n8 प्लस 1, और q जो है वो हमारा है 1q से लेके nq तक, और यहाँ पे n इंटू ये q वो हटा दो 4 दिस, इससे करो, इससे आ जाएगा, रूट नहीं है, हाँ इससे आ जाएगा, तो यहाँ से p अगर 1/2 आया, यहाँ से देख लो क्या आता है, तो उससे आ जाएगा 1/8 आपने क्या बताया, 1/8, 1/8 हाँ तो ये 1/8 यहाँ से 2 सम आएगा, तो यहाँ से 2 आएगा सम 16p, और वहां से 6 आएगा, तो 6 कब आएगा, जब 1/6 आएगा, तो इसका मतलब ये 1/6 आएगा, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिए, लिमिट लगा के आ जाएगा, ये 1/6 से आ जाएगा 54, तो इसमें फिर ये लोग फिर से करेक्शन के बावजूद भी गलती निकलने लगा। फिर 54 जो है हाँ 54 में क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और स्टूडेंट वर्क आउट द सॉल्यूशन इन 50% ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अ स्टूडेंट वर्क्स आउट द 50% ऑफ द क्वेश्चंस, एंड क्या बोल रहा है कि इन द रिमेनिंग क्वेश्चन द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। However, when the answer is guessed, the probability that it is correct is 0.60. When the student work out the solution, it may be wrong with probability 0.30.
तो इफ द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट देन प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेस द आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कहना चाह रहा है कि जो 50% क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन ट्राई करता है स्टूडेंट, है ना, और बाकी 50% वो गेस करता है, मतलब आधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखता है और आधे का वो गेस करता है। हाउएवर जब आंसर गेस किया गया तो गलत होने का चांस 0.60 है, और जब जिसके क्वेश्चन के उसने सॉल्यूशन लिखे हैं, तो जिसको उसने जेन्युइनली सॉल्व किया है, तो उसमें गलत होने के चांस 0.30 है, मतलब सही होने का चांस 0.70 है ना। गेस वाले क्वेश्चन का करेक्ट होने का चांस 0.60 है, और जिसका सॉल्यूशन उसने लिखे हैं उसमें करेक्ट होने का चांस 0.70 है। अगर आंसर जो उसने करेक्ट आया, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर करेक्ट आया, गिवन है आपको, तो पूछा क्या प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ने गेस किया था। तो यहाँ दो इवेंट है, एक उसने सॉल्यूशन लिखा, दूसरा उसने गेस किया। सॉल्यूशन लिखा तो करेक्ट होने का चांस 0.70 है, अगर गेस किया है तो करेक्ट होने का चांस 0.60 है। एक क्वेश्चन है जो उसका करेक्ट आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस किया था। तो बेस थ्योरम का है, ट्राई करते हैं। ठीक है ना, देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 54 जो है E1 है कि सॉल्व करता है, E2 है गेस करता है, ठीक। A है कि आंसर करेक्ट है इवेंट। तो मुझसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने गेस किया है अगर आंसर करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into A given E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो E1 A given E1 प्लस E2 into A given E2, है ना, ये आ गया। तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब जो उसने गेस किया, तो गेस का आंसर 1/2 गेस कर रहा है क्वेश्चन। अगर गेस किया था तो करेक्ट होने का चांस 0.60। वो सॉल्व करता है, सॉल्व कर रहा है तो करेक्ट होने का चांस 0.70। ठीक, तो हाफ हाफ कॉमन लेके आप काट सकते हैं। तो बचा हमारे पास अब, तो इसका आंसर आ गया 0.60 अपॉन 7 से ना, कितना हो गया 13 ना, 6/13 कितना आएगा डेसिमल में 0.46 ने क्या लगाए हैं 0.46, तो 0.44 क्यों लगा रहा है ये। ओके, तो मतलब ये मिस्टेक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये ना ये तो इसने मेरे यहाँ तरह करेक्ट करना, ये देख लीजिए क्या आता है 13 52 8 कितना आएगा 0.46 पक्का। यस सर। ओके ठीक है, तो देख लेना 55 जो है अगला 55 में कह रहा है कि x1 x2 x क्या है 10 बी कहाँ कितना है देखते हैं, बी आइडियल रैंडम वेरिएबल्स विद पीरियड ऑफ दिस थीटा अपॉन x के पावर थीटा प्लस 1 x मोर देन थीटा। सैंपल ऑब्जर्वेशन दे रखा है, कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है ना, 9 है। एस्टिमेट ऑफ थीटा है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ मोमेंट इज, अच्छा सॉरी वो ऑब्जर्वेशन है, तो पूछ रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा। तो यहाँ पे ex कितना आया इसको, सर ये तो पैराबोला डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जो भी मीन कितना आएगा इसमें, मीन कितना आता है चेक कीजिए, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस
थीटा अपॉन थीटा माइनस 1। श्योर? बाकी लोग देख लो। यस सर। सर इसका मेरा आंसर 2.30 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा 2.30 0.2 में लगा रहे हैं। यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 1 दिया है। थीटा ग्रेटर देन 1 नहीं, वो थीटा मोर देन 0 होता, उसने वो लगता है गलती से थीटा मोर देन 1। एक्चुअली ये टाइपिस्ट लोग ना बच्चे हैं टाइप करने से, वो क्या करते हैं यहाँ थीटा एक्स मोर देन 1 था तो वो कॉपी करके पेस्ट मार देते हैं, तो उस चक्कर में ये मतलब चूंकि इसका इसलिए हम लोग पेपर जब लिखते हैं रिसर्च पेपर तो उसमें ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं। बट ग्रेटर देन 0 होता तो मीन एग्जिस्ट नहीं करता ना। ग्रेटर देन 0 मीन एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? अच्छा यहाँ से ओ 1.10 एक मिनट, तो इसका मतलब है कि सही लिखा है, थीटा मोर देन 1 होगा तो ये मीन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा थीटा अपॉन थीटा, हाँ मतलब एस्टिमेट तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि ये डेटा इसने गलत दिया है फिर, है ना, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं तो डेटा पॉइंट ऐसा देगा जो थीटा मोर देन 1 करेगा, फिर तो डेटा पॉइंट्स मतलब गलत देगा, फिर इसका मतलब कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये गलत है। तो यहाँ से क्या है, इस इक्वल जो भी एक्स बार आएगा, एक्स बार क्या है, इन सबको ऐड करना है ना, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे x1 से लेके x9 तक वो ऐड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अब ये इसको यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, मान लो 0 पॉइंट समथिंग आया, कितना आया ये जिन्होंने सॉल्व किया है, अब यहाँ से थीटा निकल जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो इन सबको ऐड कीजिए, जो 9 वैल्यूज दे रखी है इन सबको ऐड करके डिवाइड कीजिए 9 से, जो भी आएगा, और यहाँ से थीटा निकालिए, जो भी थीटा है वही करेक्ट आंसर है। तो जो भी थीटा आएगा, ग्रेटर देन 1 ही चाहिए ना यहाँ पे। हाँ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए आंसर, क्योंकि थीटा अगर मोर देन 1 है तो आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि पैरामीटर स्पेस में ही पैरामीटर होने चाहिए, तो जो उसका एस्टिमेट है वो भी पैरामीटर स्पेस में ही आना चाहिए। तो आना तो वही चाहिए, हालांकि ये जो भी आना, लेकिन आना तो आंसर उसमें चाहिए, पैरामीटर स्पेस में ही आएगा, ये है। ओके सर। ठीक है भाई, तो खत्म हो गया। तो कल जो है, कल फिर से 6 to 9 जो क्लास होगी उसमें मॉक टेस्ट 19 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, 19 नंबर है ना, तो उसको सॉल्व कर लेना आप लोग, और कल 19 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।